नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीजें और फैक्ट्स क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। मतलब ऐसा केमिस्ट्री जो आपको आने चाहिए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो आपसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भले ही आप केमिस्ट्री पढ़े हो या नहीं, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़े हो, कॉमर्स और आर्ट्स या फिर और कोई स्ट्रीम से पढ़े हो, तब भी आपसे केमिस्ट्री फिजिक्स पूछ लिया जाता है। तो जब आप ये सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं है, किसी और स्ट्रीम से पढ़े हैं, तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम आपको कुछ बेसिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लाए हैं, ताकि आप वो क्वेश्चंस की तैयारी कर लें जो इस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी जानते हैं सब जो क्वेश्चन सेट करते हैं कि ये एग्जाम काफी सारे स्टूडेंट ऐसे देंगे जिन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो अगर वो इसको नहीं क्रैक करने के लिए किसी जगह से भी तैयारी किए होंगे, तो उन्होंने ये इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, इसलिए उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन सेट करते हैं। हमने अपने एक वीडियो में बेसिक फिजिक्स के बारे में ही आपको बताया था, उसमें भी 50 क्वेश्चन थे लगभग। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो फिर बाकी जो चल रहा है चलने देते हैं। और अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा और आप पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम पार्ट 2 लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस बेसिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जानते हैं। इसमें भी टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर में ये एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। नॉन एक्वस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड तो होता ही है, लेकिन वो सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है। और इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी से नफरत करता है, पानी से एलर्जी है उसको। सॉल्वेंट पानी नहीं होता है, लिक्विड हो सकता है लेकिन वो पानी नहीं हो सकता है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल दें तो आपको NaCl का सॉल्यूशन ये एक्वस होता है, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट होता है वह लिक्विड होता है। तो हम लोगों ने जान लिया कि ये एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन बेस्ड ऑन। ऑप्शन देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, साइज ऑफ पार्टिकल एंड थिकनेस ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्वस है कि नॉन एक्वस पे। सॉल्वेंट की वजह से, अगर सॉल्वेंट वाटर हुआ तो एक्वस सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं हुआ तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि द सॉल्वेंट यूज टू प्रिपेयर एक्वस सॉल्यूशन इज। एक्वस सॉल्यूशन को बनाने के लिए किस सॉल्वेंट को यूज करते हैं। तो आप आसानी से बना देते हैं वाटर को। एक्वस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट को यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ टी। सबसे पहले हम जानेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आइए जानते हैं। टिंडल इफेक्ट बेसिकली एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मतलब कि अगर किसी भी जैसे मान लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा हुआ क्लास 12th में, एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है वो, इस चैप्टर में उसमें आप लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा। तो उसमें आपने ये टिंडल इफेक्ट वाला टॉपिक भी पढ़ा होगा कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर कोई लाइट पास करती है तो स्कैटर कर जाती है। और एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि अगर आप खिड़की से कभी भी लाइट आता है तो पार्टिकल यानी जो कण होते हैं वो आपको दिख जाते हैं। बेसिकली वो टिंडल इफेक्ट है। तो इसमें कह रहा है कि ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों? तो इसका आंसर होगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके साइज बहुत कम होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होते हैं।
उनके साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट के लिए बेसिकली जो साइज होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट नहीं हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, साइज ऑफ द पार्टिकल। ट्रू सॉल्यूशन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय, किसके द्वारा दिखाता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन के द्वारा ही टिंडल इफेक्ट शो होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये क्लास 12 के चैप्टर में है और चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि टिंडल इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय, टिंडल इफेक्ट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो वो लाइट के स्कैटरिंग होने से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पार्टिकल साइज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया हुआ है, तो ये आपके काफी काम की चीज है। आइए इसका आंसर जानते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है वह आपका होता है 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रम के बीच। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात किया जाए ट्रू सॉल्यूशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है? अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की बात किया जाए तो उसमें आपका पार्टिकल साइज होता है 1 एंगस्ट्रम से लेकर के 10 एंगस्ट्रम के बीच में। यानी अगर यहाँ पर द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पूछ दे, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन को हटा के, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग बात किया जाए पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, तो वो होता है मोर देन 2000 एंगस्ट्रम। ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। आप इसको याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जब पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन है, तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, मोर देन 2000 एंगस्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। A solution which has more of solute at a given temperature than that of saturated solution is called। मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसके पास सॉल्यूट से ज्यादा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक मान लीजिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें कुछ सॉल्वेंट सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बना होगा। लेकिन अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट यूज किया गया है, उस सॉल्यूट में उस सॉल्यूट के अमाउंट को अगर हम लोग बढ़ा दें, तब वो क्या बन जाता है? तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चाक पाउडर इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पानी में अगर आप चाक पाउडर मिला देंगे तो किसका एग्जाम्पल है? तो आपका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट इन ट्रू सॉल्यूशन है। तो हमने आपको ये भी बता दिया है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है सॉल्यूट का, वो होता है 1 एंगस्ट्रम से लेकर के 10 एंगस्ट्रम के बीच में। आप इसे मतलब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है 11 की मिल्क इज अ, मिल्क एक है, तो मिल्क एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए 12 को देख लेते हैं। नाइट्रोजन इन सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिट्टी में नाइट्रोजन किस चीज का एग्जाम्पल है? तो वो सेचुरेटेड का एग्जाम्पल है। वैसे हम आपको बता दूं कि सेचुरेटेड होता क्या है, कि आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी सॉल्यूशन होता है वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना होता है। ठीक, अब सेचुरेटेड क्या होता है? कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एकदम आखिरी चरण पर पहुंच गया हो, मतलब अब उसमें सॉल्यूट की मात्रा बढ़ा नहीं सकते हम लोग, तो उसी को हम लोग सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब कि आगे चल के हम उसमें सॉल्यूट बढ़ा ही नहीं सकते, सॉल्यूट एकदम अपने आखिरी चरण पे है, तो उसी को हम लोग सेचुरेटेड कहते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। फॉग इज ए सॉल्यूशन ऑफ। फॉग क्या है? तो ये भी आप सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में ही पढ़े होंगे। इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड इन गैस।
जहाँ लिक्विड क्या है, लिक्विड जो है ये है डिस्पर्स फेस, यानी ये सॉल्यूट की तरह काम करता है। और गैस क्या है, ये है आपका डिस्पर्सन मीडियम, ये काम करता है आपका सॉल्वेंट की तरह। जैसे आप सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स फेस मिलाएंगे। तो वही कह रहा है कि जब आप लिक्विड में गैस मिला देंगे तो फॉग बन जाता है। आप जनरली ठंडी के मौसम में फॉग देखते भी हैं। होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में गैस तो होता ही है, और ठंडी के मौसम में ऊपर से ओसे गिरते हैं लिक्विड के फॉर्म में, तो वही लिक्विड इन गैस, और लिक्विड मिल जाता है गैस में तो फॉग बन जाता है। इतने आसानी तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि सोडा वाटर इज ए सोल्यूशन ऑफ, सोडा वाटर किसका सोल्यूशन, तो हो जाएगा गैस इन लिक्विड। पानी में अगर आप गैस डाल दें तो वो सोडा वाटर बन जाता है। आप सोडा वाटर को जनरली देखे भी होंगे तो उसमें बबल्स होते हैं गैस के फॉर्म में। तो ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट होता है। और लिक्विड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम, जो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो सोडा वाटर पूरा लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और डिस्पर्सन हमेशा हमेशा ज्यादा अमाउंट में होता है और गैस हमेशा कम अमाउंट में होता है। तो आप आसानी से इसका भी आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सिंपल है, आप बता देंगे कोलाइडल सॉल्यूशन का भी एग्जांपल है ब्लड। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। द डिस्पर्स्ड फेस इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज, मैंने आपको बताया ही है कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिलाते हैं। देखिए हम आपको अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाते हैं ना, यही करते हैं आप। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि द डिस्पर्स्ड फेस इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट चाहिए रहता है। अगर कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको दो चीज चाहिए, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम। मैंने आपको पहले बताया था। तो बस सारा कंडीशन सेम है। सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट चाहिए रहता है और कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए डिस्पर्स्ड फेस। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेस जो होता है वो सॉल्यूट की तरह काम करता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बस यही चीज आपको जानना है। क्या जानना है कि डिस्पर्स फेस जो होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है और डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट की तरह होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्पर्स फेस इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज, तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कह रहा है क्या, शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आर, क्या होता है, तो शुगर और सॉल्ट को आप जब मिक्स करेंगे तो हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन। इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ही कम होता है। मैंने आपको बताया है कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन्स दी प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो कौन से प्रॉपर्टी, कोलाइडल सॉल्यूशन के कौन से प्रॉपर्टी को शो करता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका काइनेटिक। ब्राउनियन मूवमेंट काइनेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है कोलाइडल सॉल्यूशन के। अब हम बता दें ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बस जो पार्टिकल होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है वो जिगजैग मोशन में मूव करता है, ऐसे कहीं भी मूव कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हमने आपको बताया ये क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट हो वाटर, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है उसी को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्वेंट यूज्ड इज वाटर, आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द सॉल्यूशन इन विच सैचुरेशन इज नॉट अचीव्ड इज कॉल्ड, कौन से सॉल्यूशन में सैचुरेशन अचीव नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड। हमने आपको पहले ही बताया कि सैचुरेशन और क्या होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। चीज इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, पनीर किस चीज का कोलाइडल सॉल्यूशन है। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। तो ये तो वैसे है क्या कोलाइडल सॉल्यूशन,
इसमें क्या चीज होता है, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम। यहाँ डिस्पर्स फेस सॉल्यूट की तरह काम करता है, मतलब इसका अमाउंट कम होगा, और डिस्पर्स मीडियम सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब इसका अमाउंट ज्यादा होगा। तो जरा सोचिए चीज तो क्या होता है, वो तो होता है सॉलिड टाइप में, पनीर तो एक टाइप का सॉलिड ही होता है, मतलब जो सॉल्वेंट यूज हुआ होगा वो सॉलिड होगा, मतलब जो डिस्पर्स मीडियम यूज हुआ होगा वो हो जाएगा क्या, सॉलिड। बाकी क्या आप आंसर बता ही देंगे, इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। पनीर बनाने के लिए लिक्विड को सॉलिड में डाला जाता है, जहाँ पर लिक्विड डिस्पर्स फेस होता है और सॉलिड डिस्पर्स मीडियम होता है। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से कह रहा है कि कॉर्क इज कोलाइड ऑफ। कॉर्क किसका कोलाइड है, तो ये भी आप आसानी से दे सकते हैं, गैस इन सॉलिड। सॉलिड में गैस मिला दिया जाता है, कॉर्क बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्या कह रहा है, स्मोक इज अ कोलाइड ऑफ। स्मोक जो है वो किस चीज का कोलाइड है, स्मोक मतलब होता है ये सब धुआं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जरा सोचिए। जो मैंने आपको हिंट दिया है, शॉर्ट ट्रिक बताया कैसे आप उसको गैस करेंगे कि आंसर क्या होगा। देखिए स्मोक एक टाइप का क्या होता है, गैस टाइप का होता है, धुआं गैस टाइप का होता है। तो इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स मीडियम आपका हो जाएगा गैस, मतलब गैस ज्यादा अमाउंट में होगा। और धुएं में एक कौन होता है, एटम होता है, जानते हैं आप, कण। तो वो क्या होता है, वो तो सॉलिड होता है। तो डिस्पर्स फेस क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेस ये हो जाएगा आपका सॉलिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। आंसर आपको कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि द सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर 20.7 ग्राम ऑफ CuSO4 soluble in water is। इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 भी न्यूमेरिकल। ये कह रहा है द सॉल्युबिलिटी लेवल ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हैलाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली सी वाला, मतलब साइज जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 क्या कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ CaO इन वाटर इज एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ के हिसाब से इन गैसेस एन इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, क्या प्रेशर, तो रिजल्ट क्या होगा, सिंपल है। अगर आप किसी कंटेनर में गैस रखे हैं और कंटेनर पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी है ये, अरे भाई साहब मान लीजिए कंटेनर है, उसमें आपने गैस रख दिया है, गैस और वाटर है, दोनों चीज है, और आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, तो गैस वाटर दोनों मिक्स होंगे, सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्युबिलिटी ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है। डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ। जो लोग गहरे पानी में तैरते हैं वो लोग किस चीज का मिक्सचर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए, हीलियम और ऑक्सीजन का। किस लिए, देखिए होता ये है कि जब वो लोग गहरे पानी में तैरते हैं और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो घट जाती है। इसके कारण नाइट्रोजन बबल ऑफ नाइट्रोजन क्रिएट हो जाता है पानी में, और उनको एनोक्सिया हो जाती है। इस कंडीशन को कहते हैं क्या, एनोक्सिया। उनको तकलीफ होने लगती है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होने के लिए सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं। इसीलिए वो लोग एक सिलेंडर लेते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें कौन सा गैस भरा होता है, उसमें हीलियम और ऑक्सीजन भरा होता है, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। द कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड। मैंने आपको ही बताया है कि जिगजैग मोशन में कोलाइडल सॉल्यूशन से जो पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, रैंडम कहीं भी मूव कर जाते हैं। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट।
जब कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी, चेंज हो, बदलेगा या फिर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। विच लॉ रिलेट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट विथ प्रेशर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी लॉ। मैंने आपको ही पहले ही बताया है कि जब कभी भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। When sunlight passes through the window of your house, आपके खिड़की से जब सनलाइट पास करेगा, the dust particles scatter कर जाते हैं, the light making the path of the light visible, और आपको डस्ट पार्टिकल दिखने लगते हैं, लाइट भी विजिबल हो जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है। द ग्रीक टर्म एटॉमिक मीन्स, तो इसका होता है इंडिविजुअल। एटोमोस जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, जो ना दिखे। 35 क्या कह रहा है, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट विथ डिफरेंट। अब आपको 4 टर्म बताएंगे, क्या क्या, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स और आइसोमर्स। सबसे पहले इसमें जो दिया है आइसोटोप्स, ये होता क्या है, आइए जानते हैं। आइसोटोप्स की क्या क्या होता है, देखिए आइसोटोप में आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट टेक किस तरह हम समझा रहे हैं, इसमें दिख रहा है आपको टोप्स। टोप्स मतलब टोपी। टोपी क्या होता है, हमेशा सर पे लगाया जाता है, मतलब टोपी हमेशा ऊपर होता है। मान लेते हैं कोई हम एलिमेंट है एक एक्स, ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये हो गया इसका मास नंबर, और वही एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं एक बार और एक्स, ये हो गया उसका एटॉमिक नंबर ए, और ये हो गया Z+2। तो ये होता है आइसोटोप। ये क्या है, ऊपर है, ये मान लीजिए टोपी है। तो आइसोटोप में क्या होता है, टोपी दोनों अंतर होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंट। ठीक, मतलब दो थे एलिमेंट रहेंगे सेम, एक्स एक्स दोनों में रहेंगे, मान लीजिए कार्बन ले लेंगे, दोनों पास कार्बन रहेगा, दोनों नाइट्रोजन रहेगा, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा, लेकिन टोपी जो है मतलब ऊपर ऊपर वाला अलग अलग रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला होता है मास नंबर। तो मास नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मास नंबर। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट रहते हैं विथ सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है, यानी नीचे वाला सेम रहता है, बट विथ डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर उन लोग का अलग अलग होता है, टोपी यानी जो ऊपर रहता है। ये तो हो गया आइसोटोप्स। अब हम लोग आइए समझ लेते हैं आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार ये सेम उल्टा होता है आइसोटोप्स का, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। आइसोटोप्स में टोपी यानी ऊपर वाला अलग अलग रहता है, लेकिन आइसोबार में ऊपर सेम रहता है, नीचे वाला अलग रहता है। मतलब क्या है कि मास नंबर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग रहता है, बस उल्टा है। आइसोटोप्स और आइसोबार उल्टे होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स में देखिए एन आ रहा है, क्या आ रहा है, एन। और आइसोटोप्स में आइसोबार में एन नहीं आ रहा है, आइसोटोन्स में यहाँ पे एन आ रहा है। और एन मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ये जो न्यूट्रॉन होता है आइसोटोन्स में सेम रहता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एलिमेंट। आइसोटोप में सेम एलिमेंट था देखिए, लेकिन आइसोटोन्स में एलिमेंट डिफरेंट रहता है, और न्यूट्रॉन आइसोटोन्स में एन आ रहा है, एन मतलब न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। अभी एग्जांपल मैं दूंगा आगे, तब तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है C612 एंड C614R, ये है क्या। तो आप ध्यान से देखिए इसको, क्या कह रहा है, ये नीचे का दोनों में सेम है, दोनों में 6 है, लेकिन इन लोग का टोपी जो है यानी ऊपर वाला मास नंबर वो डिफरेंट है। तो हम लोग अभी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा है कि आइसोटोप्स जो होता है उसका ऊपर यानी टोपी अलग अलग होता है, और नीचे वाला पार्ट यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है।
इसमें भी वही कुछ दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possessing in the same atomic mass are called। एटम अलग अलग एलिमेंट के एटॉमिक, देखिए यहाँ पे दिया इन द सेम एटॉमिक मास सेम है, उनको हम लोग क्या कहेंगे? अलग अलग एलिमेंट है लेकिन एटॉमिक मास सेम है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, हमने इसलिए नहीं बताया था कि किसी का क्वेश्चन नीचे दिया हुआ था, इससे हम लोग समझेंगे। देखिए एलिमेंट सेम है लेकिन मास नंबर जो है दोनों का वो इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम लोगों ने अभी बताया है जहाँ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, इसमें n आ रहा है तो आइसोटोन्स हो जाएगा, सिंपल है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ओजोन मॉलिक्यूल इज। ओजोन क्या होता है? O3। और एटॉमिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक, यही फॉर्मूला होता है, तो हम लोग निकाल ले रहे हैं एटॉमिसिटी ओजोन का। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? O3 का हो जाएगा आपका 16 × 3, और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16। ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 3। तो आपका आंसर C3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है एटोमिसिटी ऑफ प्राइमरी गैसेज आर। प्राइमरी गैसेज क्या होता है? जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, ये सब होता है प्राइमरी गैसेज। तो इसमें क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट है X2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 2 × X मान लेते हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर मास X है और एटॉमिक मास भी X होगा, तो क्या हो जाएगा? उसका एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी वाटर मैटर वेव कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो आपका आंसर हो रहा ब्रॉगली। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रॉगली ने ही मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया था। आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो हाइजेनबर्ग सबको बता देगा कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं। 43 दो एलिमेंट दिया है अलग अलग, और कह रहा है कि बताइए है क्या। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे अलग अलग है। अलग अलग है तो आइसोटोप्स होगा नहीं, क्योंकि आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट रहता है। उसके बाद से देखिए क्या हो जाएगा, ये आइसोमर्स होगा क्या? आइसोमर्स भी हो सकता है ये, क्यों? देखिए ये आइसोमर्स हो सकता है क्योंकि इसका जो मास है वो सेम है। हमको क्या मिला? आइसोटोप्स होगा नहीं, आइसोमर्स हो सकता है। आइसोबार होगा क्या? आइसोबार क्या होता है? जिसका नीचे का डिफरेंट हो, ऊपर का सेम हो, लेकिन एटम भी सेम होना चाहिए, इसमें एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो इसमें एलिमेंट सेम नहीं है, यानी आइसोबार भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आइसोबार में ऊपर का सेम रहता है, नीचे का अलग अलग होता है, लेकिन एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है तो आइसोबार नहीं होगा। आइसोटोन्स होगा क्या? आइसोटोन्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। इसमें इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 40 - 18 यानी 22। इस वाले केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 40 - 20 यानी 20। यानी ये आइसोटोन्स भी नहीं होगा। तो आपको हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि मास नंबर सेम है और एलिमेंट अलग अलग है। लेकिन आपको यहाँ पर आंसर ए दिख रहा है, ये गलत है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि द कंपाउंड विच डज नॉट शो सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इज। कौन सा कंपाउंड होता है जो सिंपल रेशियो ऑफ एटम नहीं शो करता है? तो आंसर हो जाएगा सुक्रोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस रिलेटेड वॉल्यूम ऑफ गैसेस विद। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ गैसेस नंबर ऑफ मोल्स के डिपेंड करता है।
ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज, क्या होता है? वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट नहीं होता है, एटॉमिक मास भी नहीं होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम ये होता है। जैसे हम लोगों ने ओजोन का एटॉमिसिटी निकाला था, क्या आया था? 3। ये 3 क्या था? ये था नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। O3 ओजोन जो ये तो मॉलिक्यूल है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में टोटल एटम कितने हैं? देखिए यहाँ पर 3 है, तो यही होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। आपका हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। एटॉमिसिटी इज गिवन बाय, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास, इतने आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। द एटम्स ऑफ आर कंसिडर्ड एज, इसी 4 में से बताना है कि कौन सा है ये। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए ये आइसोटोप्स होगा क्या? नहीं, आइसोटोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइसोटोप में एलिमेंट सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन अलग अलग है। आइसोमर होगा क्या? नहीं, क्योंकि दोनों के मास नंबर अलग अलग है, एक का 13 है, एक का 14 है। आइसोबार्स हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे अलग अलग होना चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए। ऊपर सेम, मास नंबर सेम नहीं है, यानी आइसोबार नहीं है। ये आइसोटोन्स हो जाएगा। क्यों? आइसोटोन्स में होता क्या है? न्यूट्रॉन सेम रहता है। क्या दोनों में न्यूट्रॉन सेम है क्या? इस वाले केस में कितना न्यूट्रॉन है? अगर आप कार्बन वाले केस में देखें, टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? 13 - 6 यानी 7। नाइट्रोजन वाले केस में टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 - 7 यानी 7। दोनों केस में 7 ही न्यूट्रॉन है। हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है कि आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आंसर सही हो जाएगा सी। आइसोटोन्स में n आता है और न्यूट्रॉन में भी n आता है, तो आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए इस वीडियो का 50वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज, एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस किस में एग्जिस्ट करता है? पी फॉर्म में, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा? मास नंबर, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, यानी क्या? 4 इंटू फॉस्फोरस है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 30 होगा, अगर ये 30 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास, यानी 30 कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी सही। तो यही था हमारा वीडियो बेसिक केमिस्ट्री पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अगर आप बेसिक केमिस्ट्री पे पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करके हमको बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द पार्ट 2 भी बन जाए और अपलोड हो जाए। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।